नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 फरवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब देखने वाले हैं, तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा समझौता जिसमें 114 रफाल विमान खरीदे जाएंगे। आप 114 रफाल समझ रहे हैं, मतलब एशिया का सबसे पावरफुल एयरफोर्स होगा हमारा। अनफॉर्चुनेट मतलब एयरफोर्स हमारा विदेशी विमान पर डिपेंड है अभी, जबकि हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो ये एक ज़रूर इसमें कंसर्न है, बाकी तो शानदार ही होगा। ये राफेल तो आप जानते ही हैं। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेकेंड जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज उसका हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इलेक्शन का भी होने दीजिए सब कुछ, उसके बाद पढ़ेंगे। बीएनपी जो है वो जीत गई है चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीएनपी के चीफ तारिक रहमान को कांग्रेस भी किया है कि आप जीते हैं, मुबारक हो। भारत बांग्लादेश साथ में काम करने को अब तैयार होंगे। तब आपको भारत और बांग्लादेश के रिलेशन थोड़े थोड़े से सुधरते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे तारिक रहमान कि भारत और चीन के बीच में चेक एंड बैलेंस का गेम खेला जाए। कट्टरपंथ की तरफ तो नहीं ले जाएंगे ये अपने बांग्लादेश को, अगर वाकई सही चाहते हैं तो पिछले साल 2024 अगस्त में जो चीज़ हुआ, उसके बाद जैसी घटनाएं बांग्लादेश में हो रही थी, उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। इलेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो शासन सत्ता का सही से स्थानांतरण हो जाए, सही से ट्रांसफ़र हो जाए, ये बहुत आवश्यक होता है। तो वो चीज़ सक्सेसफुली अब हो जाएगा बांग्लादेश में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारे लिए आने वाले समय में। लेकिन आज सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वंदे मातरम को लेकर के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है कि जिस प्रकार से राष्ट्रगान के लिए खड़े होकर के सम्मानित करना होता है, अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय गीत के लिए भी सम्मानित आपको करना ही पड़ेगा और अनिवार्यतः खड़ा होना पड़ेगा। और सभी जगहों पर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही बजाए जाएंगे। इसको भी ज़रा हम लोग डिटेल में आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है गाइडलाइन, क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर पक्ष और विपक्ष भी है इसके मुद्दे, उसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे। लेकिन आज 13 तारीख है और आज से ही अपना क्विज प्रैक्टिस ग्रुप शुरू हो रहा है शाम में 6 PM से, जिसके बारे में कई दिनों से जानकारी दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, जिन्हें भी जुड़ना हो आज जुड़ जाइएगा ताकि आपका कोई भी क्विज मिस ना हो। लेकिन आज के बाद अगर जुड़ेंगे तो क्विज मिस हो सकता है, इसकी गारंटी मेरे पास तो नहीं होगी कि मैं आपको पहले के भी सारे क्विज उपलब्ध करवा दूँ। तो जुड़िएगा, जिन्हें भी जुड़ना हो, काफ़ी बेहतर रहेगा। पॉलिटिक्स हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट वाइज, बाइलिंगुअल, और डेली ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है कि वंदे मातरम ऑर्डर अटैक ऑन रिलीजियस फ्रीडम। मुस्लिम बॉडीज़ हैं कई सारे, जैसे जमात उलेमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इन दोनों ने कहा है कि यह यूनिलैटरल है, एक प्रकार का एक पक्षीय फैसला है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी इसे करार दिया गया है। अब इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर डिसीजन लेगी कि क्या यह सही है, यह गाइडलाइन या सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत को लेकर के सम्मान प्रकट करने का दुनिया में कहीं पर भी कोई भी प्रावधान नहीं है। क्या है कंसर्न, उसे भी हम लोग समझेंगे। क्या ये ज़रूरी था गाइडलाइन लाना, इसे भी समझेंगे। सम्मान कभी भी अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सम्मान मन मस्तिष्क और अंतर मन के इमोशंस होते हैं जिसे जाहिर किया जाता है। राष्ट्रगीत पर खड़ा होकर के सम्मानित करना, ये बाय फोर्स से ज़्यादा मन मस्तिष्क में खुद से उत्पन्न होना चाहिए था, तो ये ज़्यादा सही रहता। लेकिन फिर भी ज़रा हम लोग इसे समझेंगे कि क्या है मुद्दा और क्यों किया गया है। इसमें कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं कि भाई सम्मानित करना ही है, राष्ट्रगीत है हमारा। देखिए क्या है, गृह मंत्रालय ने 6 फरवरी 2024 को एक नई दिशा निर्देश जारी की, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को राष्ट्रीय गान जनगण मन से पहले गाया जाना अनिवार्य किया गया है जब दोनों एक साथ बजाए जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उसके 6 गान, दरअसल में आनंद मठ में भी नहीं है। सबसे पहले जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा तो यह काफ़ी बड़ा है, बहुत विस्तारित है, लेकिन इसके 6 छंद जो हैं वो ही मुख्य रूप से गाए जाते हैं। ये 6 छंद जो हैं वो अनिवार्य होंगे
और बजाने भी अनिवार्य होंगे और उसके लिए आपको सम्मान प्रकट करना भी अनिवार्य किया गया है नए गाइडलाइन के तहत में। यह दिशा निर्देश वेबसाइट पर अपलोड किया गया था गृह मंत्रालय का और उसमें बताया गया कि 6 छंदे जिनकी अवधि लगभग में 3 मिनट 10 सेकेंड है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी की मूल रचना के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आधिकारिक संस्करण है, ऑफिशियल वर्जन यही 6 छंद जो हैं इसके वो लिए गए हैं। जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए जाते हैं तो वंदे मातरम पहले गाया या बजाया जाएगा और उसके बाद से राष्ट्रगान बजाया जाएगा। राष्ट्रगान तो आपको पता ही है 1 मिनट से कम का होता है और अनिवार्य होता है खड़े होना, सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य होता है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे करके रख लेते हैं हाथ, बिल्कुल वो गलत होता है पोस्चर, आपको सावधान पोजीशन में खड़ा रहना होता है। जब आधिकारिक संस्करण गाना गाया बजाया जाता है तो श्रोताओं को ध्यान मुद्रा में खड़े होना चाहिए। हालांकि इसमें कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री या न्यूज रील इत्यादि जगहों पर अगर बज रहा है, फिल्मों में अगर दिखाया जा रहा है तो फिर वहाँ पर खड़ा होना अनिवार्य नहीं है। लागू होने का अवसर सरकारी आयोजन कोई भी होगा तो जहाँ पर भी राष्ट्रगान बजेगा उससे पहले इसे बजाया जाएगा। स्कूलों में ध्वजारोहण समारोह, राष्ट्रपति राज्यपाल संबंधित कार्यक्रम, अन्य आधिकारिक समारोह में लागू होगा। जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। जिन जिन जगहों पर होगा उन सभी जगहों पर पहले जहां पर केवल राष्ट्रगान बजता था अब वहां पर राष्ट्रीय गीत का भी प्रसारण किया जाएगा और आपको सम्मानित भी करना पड़ेगा। बैंड द्वारा बजाए जाने पर इसे आधिकारिक संस्करण के अनुसार बजाया जाएगा। यह दिशा निर्देश वंदे मातरम के 185 वर्षगांठ जब हम लोग मना रहे हैं उसी उपलक्ष्य में यह दिया गया है कि इस प्रकार से दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता से यह टकरा रहा है। इस पक्ष को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके मेंस एग्जामिनेशन जब भी पूछा जाएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर ही पूछा जाएगा। मुझसे पूछिए पर्सनली तो बिल्कुल ये तो जब ये गाइडलाइन नहीं थे तब भी बजते थे तो खड़े होकर ही हमने गाया है ना। स्कूलों में तो गाया ही होगा, आपने किसी भी स्कूल में जाते होंगे, सरकारी प्राइवेट, बिहार बोर्ड का या एनसीईआरटी किताब लेते थे हम लोग पहले तो एक पेज पर संविधान की प्रस्तावना लिखी होती थी, दूसरे पर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत लिखा होता था किताब के कवर पेज पर। बिहार बोर्ड स्कूल में जो हम लोग किताब मिलता था उसमें भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान पेज के दोनों तरफ लिखे होते थे। तो ये बड़ा इशू पता नहीं किस प्रकार से बन जाता है। लेकिन अब ज़रा समझिए कि धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय गीत है क्या मुद्दा, क्यों कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। तो उस विरोध का लॉजिक भी जायज़ है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लॉजिक अनुसार से किया जा रहा है। उनकी बातें कुछ हद तक सही है। देखिए क्या है, वंदे मातरम दिशा निर्देश सभी 6 छंदों को राष्ट्रगान से पहले गाना अनिवार्य पर बहस धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में छिड़ गया है, जहां कुछ इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानते हैं जबकि अन्य इसे धार्मिक विश्वासों पर हमला बताते हैं कि यह धार्मिक विश्वासों पर हमला है। पहला क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान के रूप में पक्ष में अगर हम लोग समझेंगे तो वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है। इसे गाना देशभक्ति का प्रतीक है, न कि धार्मिक पूजा का। या संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को बढ़ाता है जो सभी नागरिकों पर लागू होता है। अगर धार्मिक प्रतीक होता तो फिर संविधान के मौलिक कर्तव्य में ऐसा क्यों लिखा जाता कि सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को आप सम्मानित करेंगे। यह कर्तव्य होगा भारत की जनता का, भारत के निवासियों का, को राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। मौलिक कर्तव्य में लिखित है। तो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तो राष्ट्रीय गीत भी आता है, तो धार्मिक चीज़ कैसे हो गया ये तो देश की चीज़ जुड़ी चीज़ें हैं, धार्मिक मजबूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1986 का, बिजॉय इमैनुअल मामला है। अगर कोई गीत धार्मिक विश्वासों से टकराता है तो उसे गाना अनिवार्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है 1986 के मामले में। इस मामले को भी याद रखिएगा और लिखिएगा अपने पॉइंट में तर्कों के साथ में। धार्मिक कट्टरता और इत्यादि चीज़ों मत फंसिए, जो मुख्य मुद्दा है जो आपके एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है उसे केवल समझिए। बाकी किसी को सम्मान देना, सम्मान प्रकट करना 100% अपने मन की चीज़ें होती हैं, बाय फोर्स उसे लागू नहीं किया जा सकता है। दिशा निर्देश केवल प्रस्तुति को मानकीकृत करता है, व्यक्तिगत भागीदारी को मजबूर नहीं करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। सांस्कृतिक एकीकरण या दिशा निर्देश सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है बिना किसी धर्म को लक्षित किए। नेहरू सरकार द्वारा छोड़ी गई छंदों को बहाल करना ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देता है। इसलिए इसके पक्ष में आप ये मुद्दा भी लिख सकते हैं कि ये सांस्कृतिक एकीकरण का प्रतीक भी है, क्योंकि ये जो गीत लिखा गया था ये भारत भूमि के लिए गीत लिखा गया था, जहाँ पर भारतीय संस्कृति में
मदरलैंड कहा जाता है, अपने देश को माँ के रूप में देखा जाता है, ना कि देवी के रूप में। तो मदरलैंड के रूप में देखा जाता है इस देश को। तो मदर के लिए तो गाना किसी भी रिलीजन में गाया जा सकता है ना। समानता का सिद्धांत, सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्रीय गीतों का सम्मान करना चाहिए। जैसे राष्ट्रगान या धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन नहीं है, बल्कि सामूहिक राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। अब जरा इसके विपक्ष में मुद्दों को भी देखेंगे, दोनों पक्ष स्पष्ट होने चाहिए। एकेश्वरवाद से संघर्ष, जैसे अब्राहमिक धर्म जो भी है, जैसे इस्लाम है, तो उसमें अल्लाह के सिवा किसी भी देवी देवता, किसी भी की पूजा या अर्चना करना, किसी का भी नाम लेना, ये सब कुछ उसमें वर्जित होता है। तो गीत के कुछ छंद मातृभूमि के देवी के रूप में चित्रित करती है, जो मुसलमानों के एकेश्वरवाद, केवल एक अल्लाह की पूजा से टकराती है। यहीं पर यह धार्मिक स्वतंत्रता जो है, जिसमें अपने धर्म को निर्बाध रूप से मानने, प्रकट करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 के तहत में, उससे यह टकराता है, क्योंकि यह आपने अब अनिवार्य बना दिया है कि आपको गाना पड़ेगा, सम्मानित करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मुद्दा क्या है। अब्राहमिक धर्म जितने भी हैं, अब्राहमिक का मतलब जिसमें अब्राहम कॉमन होते हैं, अब्राहम के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जरा सर्च करके पढ़िएगा कौन है क्या है। मुख्य रूप से एक किताब जैसे बाइबल हो गया, जूइस हो गए, ईसाई और यहूदी और मुस्लिम, ये तीनों अब्राहमिक धर्म में आते हैं, जहाँ पर एक कोई लिखित किताब के जरिए उन पर धार्मिक रीति रिवाजों को पालन किया जाता है। इसे गाना मजबूर करना संविधान का अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके आधार पर इसे चैलेंज किया जाएगा कि यह हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान के तहत में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से टकराव, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले, जैसे राष्ट्रगान पर 2016 का फैसला के खिलाफ, जहां धार्मिक विश्वासों से टकराने वाली मजबूरी को अस्वीकार किया गया था, यह धर्मनिरपेक्ष मूल्य और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी कहीं न कहीं उल्लंघन माना जा सकता है। एक तरफा और असंवैधानिक कहा गया है। देश के कई सारे माइनॉरिटीज़ की बॉडी है, जमाते उलेमा हिंद और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके द्वारा कहा गया है कि यह यूनिलैटरल फैसला है, संविधान के विरुद्ध जाकर के फैसला लिया गया है। धार्मिक भेदभाव, कुछ बॉडीज ने, कुछ संगठन ये भी आरोप लगाया है, यह निर्णय मुसलमानों को लक्षित करता है, क्योंकि गीत की कुछ पंक्तियां अन्य धर्मों की पूजा पद्धति से जुड़ी हुई हैं। इससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है, अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत कर सकता है, और अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष अधिकार हमारे संविधान के तहत ही दिए गए हैं, जहाँ पर सभी धर्मों के सभी हितों के संरक्षण की बात की गई है। कहीं पर किसी पर भी इन्फोर्स कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये था ये गाइडलाइन, उसके पक्ष और विपक्ष में भी हमने मुद्दे देखे हैं। बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। आनंद मठ और वंदे मातरम के बारे में मैंने कई बार बताया है आपको। वैसे सबसे अच्छी चीज़ है कि वंदे मातरम का जो सबसे बेहतर गीत किसी ने बनाया ना, तो AR रहमान ने बनाया है, जो कि एक मुस्लिम ही हैं और उन्होंने ही गाया है। उससे बेहतर तो वंदे मातरम किसी ने किया नहीं, किसी ने गाया नहीं। बहुत सारे लोगों ने वंदे मातरम गाया 1951 से लेकर के लास्ट टाइम। वो कौन सी मूवी का गाना है, आई थिंक सनी देओल की मूवी है जिसका गाना है AR रहमान का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ आप समझ सकते हैं। अनदर 114 राफेल फॉर IAF गेट अप्रूवल, भारत सरकार के विभाग ने अप्रूवल दे दिया है। DAC ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसको कहा जाता है। तो DAC ने कहा है कि ठीक है, खरीद लो 114 रफाल। क्यों आवश्यक हो गया था हमारे पास? क्योंकि हम 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं कि एक साथ हम 2 को निपटा सकें। कौन 2? तो आप जानते ही हैं कौन 2। तो इसके लिए हमारे आर्मी तो प्रिपेयर थी, नेवी का इसमें प्रिपेयर था, भाई सब कुछ था। लेकिन हमारे एयरफोर्स के लिए कुछ कमजोरियां आ रही थी, क्योंकि हमारे विमान जो हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं और नए जो विमान हैं वो हमने खरीदे भी नहीं थे। यह खरीद जो है मुझसे पूछे 2010 में किया जाना चाहिए था, जिससे अभी तक 114 के 114 हमारे पास होते और फिर हम अलग ही क्षेत्र में होते, अलग ही लेवल पर होती हमारी एयरफोर्स। हमारी एयरफोर्स के पास अभी विमानों की कमी है, भारी कमी है। जहाँ पर पाकिस्तान के पास में F-16 जैसे विमान है जो अमेरिका ने उसे दिए थे, चीन के पास में भी है, और हमारे पास अभी विमानों की संख्या कम है। राफेल है लेकिन बहुत कम राफेल है। अब राफेल 114 हम खरीद रहे हैं, जो काफ़ी होगा हमारे लिए, या पहले ही खरीद लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे कम करके 25 कर दिया था।
फिलहाल देखिए जरा क्या क्या इसे मुद्दा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद, यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। 3.60 लाख करोड़, इतना बड़ा डील आज तक कभी भी नहीं किया गया था। मतलब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का विमान हम लोग खरीद रहे हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल बहुभूमिका मल्टी कॉम्बैट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो होता है वह खरीदा जा रहा है। भारत का अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य सौदा है, जिसमें बोइंग P-8I लड़ाकू मिसाइलें और अन्य उपकरण शामिल हैं। यह सब कुछ हम खरीदने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने प्रदर्शन शानदार किया, जिसके बाद हमें एहसास हुआ कि यह परफेक्ट एयरक्राफ्ट होगा हमारे लिए, परफेक्ट फाइटर जेट होगा हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। इसलिए वेरीफाइड टेस्टेड है यह, और इसे खरीदा जा रहा है। 114 राफेल कहाँ से? तो फ्रांस से हम लोग खरीद रहे हैं। ये अमेरिका को भी जवाब था, ताकि अमेरिका हम पर दबाव बना रहा था कि F-35 खरीद लो। स्टील्थ फाइटर क्राफ्ट फाइटर जेट होता है ये। स्टील्थ का मतलब छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं रडार पर। लेकिन हमने F-35 खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि यह बहुत महंगा है और उस महंगाई के अनुसार यह परफॉर्म नहीं करता है। जो सबसे बेहतर है वह है F-22। यह दुनिया में किसी भी देश को नहीं बेचता है अमेरिका, क्योंकि इससे बेहतर विमान कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं तो F-22 है, लेकिन यह किसी को बेचता ही नहीं है अमेरिका, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान है। आपने मूवी देखी है टॉम क्रूज की, उसमें दिखाया गया इसको F-22 को, बहुत ही बेहतर विमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप गन मूवी आती है ना, हाँ टॉप गन है एयरफोर्स वाली। यह मंजूरी IF की क्षमता कमी को भरने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्क्वाड्रन की संख्या 42 से घट करके 29 रह गई है। अब जरा देखिए कहां से कहां आ गए हैं हम, कितने स्क्वाड्रन की हमें आवश्यकता है ना। ये स्क्वाड्रन की संख्या क्यों कम हो गई है? क्योंकि मिराज और इत्यादि जो विमान थे वो सब रिटायर हुए हैं। और 42 स्क्वाड्रन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार हो सकें। टू फ्रंट वॉर का मतलब एक साथ हमें चीन और पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ सकता है भविष्य में, है ना। तो इसके लिए हमें तैयार होना था। तो हमारे पास 29 ही हैं, जिसे बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 42 स्क्वाड्रन करना पड़ेगा। इसके कारण से आवश्यक हो गया था कि एयरफोर्स, एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि एक स्क्वाड्रन में कितने विमान होते हैं, तो अप्रॉक्स 16 से 18 के बीच में विमान होते हैं। 18 मानिए, और एक ही प्रकार के विमान होते हैं सारे। जैसे राफेल है तो राफेल के स्क्वाड्रन में सारे राफेल का ही विमान होगा, जिससे वो बहुत अच्छे से अटैक कर सकें सीक्वेंस में, और उनके बीच तारतम्यता बहुत बेहतर हो। इसलिए एक ही प्रकार के विमान सामान्य तौर पर रखे जाते हैं, जिसका हेड जो है विंग कमांडर करते हैं अपने लेवल पर। भारत का अपना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान 1 दशक दूर है, इसलिए 114 राफेल की शुरुआत हमारी क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम खरीद रहे हैं राफेल विमान। 114 राफेल बहुभूमिका लड़ाकू विमान है, जिसे 90 भारत में निर्मित होंगे। यह फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौते के तहत में होगा। 114 में से कुछ तो वहाँ से हम लाएंगे, बाकी 90 जो हैं भारत में असेंबल किया जाएगा। इनके पार्ट्स तो फ्रांस से ही आएंगे, कोई बनेंगे तो नहीं यहाँ पर, और उनके असेंबल किया जाएगा भारत में। 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I समुद्री निगरानी विमान है ये। एक्स्ट्रा MK2 मिसाइलें और ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पीडो और अन्य सिस्टम भी खरीदारी की जाएगी। तो DAC के द्वारा इस सभी को मंजूरी दी गई है। यही है राफेल, कितना खतरनाक दिख रहा है। बहुभूमिका क्षमता होता है राफेल, हवा से हवा, हवा से ज़मीन और समुद्री हमलों में भी यह सक्षम है। इसमें उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइलें सब कुछ तैनात होती है। 1.8 मैक की अधिकतम गति होती है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 3,700 किलोमीटर की रेंज है। इसमें स्पेक्ट्रा सिस्टम है जो दुश्मन के रडार से इसे बचाता है। दुश्मन के रडार से ही बच सकता है ये। इसमें स्पेक्ट्रा सिस्टम लगा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बेहतर स्टील्थ सिस्टम में से एक माना जाता है। हथियार मीटियोर लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसी का उपयोग किया था हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रिसीजन अटैक के लिए, बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक के लिए हमने किया था। यह हैमर बम शामिल है, यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। कौन सा विमान? तो यही राफेल।
भारत के लिए राफेल में विशेष सुविधा जैसे कोल्ड स्टार्ट इंजन, हेलमेट, माउंटेड डिस्प्ले, भारतीय हथियारों के एकीकरण भी शामिल है। भारत के जो हथियार हैं उसको भी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे किसके साथ में, तो राफेल के साथ में। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये, और इसीलिए इसको परचेज किया गया। हालांकि इसके जो इंटरनल कोड हैं वो अभी भी भारत को प्राप्त नहीं होंगे, वो देने से डासॉल्ट ने मना किया। डासॉल्ट एविएशन के साथ हमने ये डील फाइनल किया है। भारत पहले से 36 राफेल खरीद रखे हैं, 2 स्क्वाड्रन में तैनात। 18-18 के विमान के एक स्क्वाड्रन होते हैं, तो 2 स्क्वाड्रन हमारे पास पहले से ही है। नई 114 की खरीद स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाएगी और आधुनिकीकरण भी करेगी। पाकिस्तान के JF-17 और चीन का J-20 के खिलाफ बेहतर क्षमता यह प्रदर्शित करता है। कितनी ही बार 90 विमान भारत बनाए जाएंगे और बाकी जो है वो फ्रांस से लाया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है हमारे लिए वो है क्या, तो वो है कि भाई देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता, और वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए सरकार से कि जब पहले 2014 के बाद से बात हुई थी 200 राफेल खरीदने की, तो उसको कम करके 36 क्यों किया गया? 200 राफेल आपने क्यों नहीं खरीदे एक ही बार में? पहले 36 खरीदो, फिर 114 खरीदो। ज़रूरत हमें उस समय भी थी, तो दूरदर्शिता क्यों नहीं लाई गई, है ना? तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। अभी तक हमारे पास संख्या 80, 90, 100 के करीब में होती, हमने 10 साल देरी कर दी। देश की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया गया? जो आपको पता है कि आपका जो भारत सरकार का जो HAL है वो इस लायक नहीं है कि इतने शानदार विमान बना सके हम भारत में, तो क्यों नहीं पहले ही खरीदा गया? तो ये एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। ब्राज़ीलिया प्रेसिडेंट इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। भारत में AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है। AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, इनका बड़ा सुंदर नाम है, अगले सप्ताह दिल्ली आएंगे और वहाँ पर वो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बातचीत करेंगे। दरअसल में ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का और साउथ कॉरपोरेशन में भारत का सबसे परम सहयोगी में से एक है। ब्रिक्स में भी हम लोग साथ में काम करते हैं, और वैसे भी भारत और ब्राज़ील के रिलेशन हमेशा ही बेहतर रहे हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। लूला फरवरी 19-20 को AI इम्पैक्ट समिट भाग लेंगे और फरवरी 21 को मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, और 16 से 20 फरवरी के बीच में AI इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली आयोजित किया जाएगा। AI इम्पैक्ट समिट से याद आया कि आज ही माइक्रोसॉफ्ट के AI हेड जो हैं उन्होंने कहा है व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर यानी कि सॉफ्टवेयर, बीमा, BPO, ये सब जो हो गया व्हाइट कॉलर जॉब, यह 80% AI खा जाएगा। अगर मैं बोलता तो आप विश्वास नहीं भी करते, 80 से 90%, लेकिन किसने बोला है? जो माइक्रोसॉफ्ट में AI का हेड है, जो दिन भर AI गाता रहता है। आज के पेपर में कम से कम 4 आर्टिकल हैं AI से रिलेटेड, 4 से 5। क्यों? क्योंकि भारतीय स्टॉक जो है वो धराम होकर के गिर गए हैं, है ना? इसके कारण से इतना ज़्यादा AI हल्ला मचा हुआ है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में 4 आर्टिकल हैं मिनिमम। उसमें से एक आर्टिकल ये भी है कि भारत के जितने IT सेक्टर की कंपनियां हैं उन सब के शेयर जो हैं 7 से 8% तक धराम हो गए हैं, क्लाउड AI के कारण और कोवर्कर के कारण। ये 2 AI टूल लॉन्च किए गए अमेरिका की कंपनी के द्वारा। इसलिए कल का जो भविष्य है वो AI ही है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर। AI इम्पैक्ट समिट का थीम जो है वो है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, फोकस्ड ऑन इंडियन AI। दरअसल में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इसलिए रखा गया है ताकि सभी तक यह पहुँचे। इंक्लूसिवनेस की बात की गई है ये, लेकिन इंक्लूसिवनेस सबके लिए नहीं होगा। जिनकी जॉब जा रही है उनसे पूछिए ज़रा कि AI कितना ख़तरनाक है। दुनिया भर की सरकारों को चाहिए कि AI को कुछ हद तक लिमिट ज़रूर लगाए, या तो जो कंपनियां AI बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं वर्कर्स को हटा करके उन पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाए, क्योंकि इससे इनइक्वालिटी बहुत बढ़ेगा। अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे, या जॉब छूट जाएगी बहुत सारे लोगों की, और सारा बेनिफिट एक जगह संकेंद्रित हो जाएगा बड़े उद्योगपतियों की जेब में। भारत AI समिट 2026 दिल्ली में आयोजित हो रहा है, भारत मंडपम में।
जिसका फोकस पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर होगा, जिसमें सर्वजन हिताय की बात की गई है। समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस एआई समिट में घोषित किया गया था और यह एआई के प्रभाव को मापने योग्य परिणाम बदलने पर केंद्रित है। इसीलिए पिछले साल फ्रांस में हुआ था, वहाँ पर भारत और फ्रांस ने दोनों मिलकर के आयोजित किया था और इस बार यह अपने भारत में आयोजित हो रहा है। समिट का महत्व क्या है? तो समिट में 300 प्लस प्रदर्शक, 30 प्लस देश भागीदारी करेंगे, 10 प्लस थीम टेक पेविलियन होंगे। इसमें पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप और सभी लोग भाग लेंगे। अतिथि में बड़े बड़े कंपनियों के चेयरमैन और इत्यादि लोग भी भाग ले रहे हैं। एआई को मानवता को सेवा, समावेशी विकास और सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित होगा और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है एआई समिट के बारे में। अभी तो मैंने छोटा सा बताया है, बाकी ये समिट होगा, फिर दिल्ली डिक्लेरेशन भी आएगा, तो उसके बाद हम लोग ज़रा इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। एक टॉपिक और है, प्रधानमंत्री जी आज सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ और इत्यादि आवास और ये सब नए बनाए गए हैं सेंट्रल विस्टा के तहत में, तो आज उसका उद्घाटन होगा, तो उस फैक्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।